बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। गुज़िश्ता 3-4 दिनों से, बल्कि इससे भी ज़्यादा दिनों से जो एक हलचल मची हुई है 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से, उसका इख्तिताम अभी तक नहीं हुआ और लगता है ऐसे है कि ये जैसे अभी और कुछ दिन चलेगा। मौलाना के दर पे अभी भी हाज़िरियाँ हो रही हैं, पार्टियाँ आ रही हैं, मुलाकातें जारी हैं, मनाने की कोशिशें हैं, उनके साथ बहुत सारे मुतालबात के हवाले से भी बात हो रही है, जिसके ऊपर अभी तक मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अपने मौक़िफ़ पे हैं, वो अपने मुसव्वदे के हवाले से बात करना चाहते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ उनका ज़ोहराना था और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब उनके पास गए और अब ये कहा जा रहा है, जो कल बिलावल भुट्टो साहब ने गुफ्तगू की मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर, कि हम अब चाहते हैं कि एक ऐसा मुसव्वदा हो जिस पे पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम मिल के एक तरामीम जो है वो पेश करें या एक कंसेंसस के साथ जो है वो मामलात को आगे बढ़ाएं। कल जो बिलावल भुट्टो साहब ने गुफ्तगू की है उसमें बहुत सारे अहम नुकात की तरफ उन्होंने, या खदोखाल कह दीजिए, उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। मसलन उनका ये कहना है कि जो पीपल्स पार्टी का मुतालबा था वो ये था कि आइनी कोर्ट तश्कील दी जाए, लेकिन उसमें उम्र बढ़ाने की बजाय कम कर दी जाए। अब ये इतना अहम मुतालबा है कि अगर तो आइनी अदालत में उम्र की कमी होती है या इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र में कमी होती है तो एक और नौइयत की चीज़ जो है वो सामने आ सकती है, मगर असल में उन्होंने कहा कि ये हमारा ओरिजिनली मुतालबा रहा है और इस पर हम मौजूद है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि लगता ऐसे है कि हुकूमत की तजवीज़ है कि किसी को इन या आउट किया जाए। उनका इशारा काजी फायजी साहब की जानिब था। इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस बनने में उनको कोई अबहाम नज़र नहीं आता। अब ये इतनी बड़ी बात है कि इसके ऊपर, और फिर अता तारड़ साहब ने भी इसकी तस्दीक की, तो लगता ऐसे है कि मंसूर अली शाह साहब अब अगले चीफ जस्टिस होंगे और हुकूमत के यहाँ भी ये क्लैरिटी जो है वो आती दिखाई देती है, मगर इसके इम्कानात क्या हैं इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले और उसके हवाले से जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से बिलावल साहब ने कहा कि हम इसके मुखालिफ रहे हैं, अलबत्ता एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी उन्होंने खोली है कि अगर कोई इस पर बात करना चाहता है, हुकूमत अपना तरामीमी ड्राफ्ट लेके आए, हम इस पर बात कर सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 8 और 9 जो हैं उसके अंदर तरामीम के हवाले से भी अगर कोई सबूत हैं हुकूमत के तो उनको 9 मई के हवाले से तो उनको सामने लाना चाहिए, और 8 की तरमीम का जो वक्त है वो दुरुस्त नहीं है, ये उन्होंने कहा। अब इस बहुत सारी गुफ्तगू के दौरान जाहिर है कि जो इस वक्त बातचीत हो रही है इसमें अब हुकूमत और कहाँ है, किस जगह पे है, यानी PMLN की हुकूमत कहाँ है। आज सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार का भी इजलास था, जिसमें से इत्तलात आ रही हैं कि अली अहमद कुर्द साहब ने अपने आप को आसमा जहांगीर ग्रुप जो है उससे बिल्कुल अलग कर दिया है। इसकी तस्दीक बहरहाल करनी है, लेकिन अब तक की ये इत्तलात मौजूद है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू की और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तारड़ साहब शायद इस मामले को सही तरीके से देख नहीं पाए। उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसके बहुत अहम नुकात हैं, वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। फिर हमारे साथ बहुत एक मोतबर पैनल है, आज उनसे बात करेंगे। ज़रा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। कहा गया कि जो सिविलियंस के राइट्स हैं उनके हवाले से भी इसमें शिक्कें थी। फौजी अदालतों का क़याम भी होने जा रहा था। शुरू में बिल्कुल ये बात थी। क्वेटा में सानिया हुआ है बलूचिस्तान में। एपेक्स कमेटी की मीटिंग में हमें कन्फ्रंट किया गया अस्करी क़यादत की तरफ से, निज़ाम इंसाफ की कमजोरी की वजह से दहशत गर्दी का खात्मा नहीं कर सके। तो ये भी डिस्कस हुआ कि इस मुल्क का जो सबसे बड़ा मुकदमा था मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, बहुत अच्छी तफ्तीश हुई। ट्रायल कोर्ट में जब फैसला हुआ दहशतगर्द बरी कर दिया गया और एक तजावीज़ का ड्राफ्ट था, उसमें चीज़ें थी। इस हद तक रखा गया कि अगर उनकी इंस्टॉलेशंस और अगर उनके पर्सोनल्स पे हमले होते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में जहाँ पे एग्जाम्पशन है उस हद तक मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो देख सकती हैं। और फिर आगे जाके एक जगह पे ये भी कहा गया कि पार्लिमान बजरिया रेजोल्यूशन उसे निकाल देगी। जो हमारे इत्तेहादी हैं बलूचिस्तान से, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा कि ये वक्त नहीं है अभी ये ना किया जाए। मालिक बलोच साहब की भी ये राय थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर काफ़ी हलकों की ये राय थी ड्रॉप की जाए। आपने सुना कि जो मिलिट्री लीडरशिप के साथ उनकी गुफ्तगू हुई उसका हवाला भी उन्होंने दिया।
बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है। इसके साथ साथ आज हामिद खान साहब ने भी ये कहा है कि 19 तारीख को यानी कल उनका भी इजलास है और एक तहरीक जो है उसका आगाज़ हो सकता है। क्या वाकई इसके इम्कानात हैं? इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। आइनी तरमीम क्यों ज़रूरी है, कोर्ट की क्यों ज़रूरत महसूस की जा रही है, मिसाक जमहूरियत का अनफिनिश्ड एजेंडा जो है वो पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इत्तफाक़ राय होगा नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद है जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब। हाल ही में इन्होंने छोड़ी अपना ओहदा छोड़ा और एक बहुत बड़ा नाम है। उनसे भी हम पूछेंगे कि क्या क्या मसाइल हैं और किस किस तरह से ये मामला आगे बढ़ते हैं। आइनी कोर्ट्स के हवाले से खास करके बात करेंगे। सैयद अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली ज़फ़र साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा, पार्लिमानी रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब बिलाल कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं और रुकन कौमी असम्बली हैं। और जनाब रियासत अली आज़ाद साहब इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले मैं शायद साहब आपके पास आना चाहती हूँ। सर, ये आइनी कोर्ट के हवाले से एक कहा जा रहा था कि इसके ऊपर बात होनी है और इसकी ज़रूरत के ऊपर बहुत ज़ोर दिया जा रहा था। आपको लगता है कि JUIF पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर रजामंद नज़र आते हैं कि वो आइनी कोर्ट्स के ऊपर मामलात को आगे बढ़ाएंगे? और क्या आपको लगता है कि आइनी कोर्ट्स के अलावा कोई चारा नहीं है इस वक्त कि उसको बनाया जाए? थैंक यू वेरी मच आसमा, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया है एज माई प्लेयर। जहाँ तक आइनी कोर्ट का ताल्लुक़ है, जो मैंने भी मीडिया से सुना और इसकी इंसेप्शन जो है, ये आइडिया कंसीव गालबन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में सबसे पहले किया गया था और उन्होंने बिसाइड्स मेन एजेंडा के उन्होंने इंडिपेंडेंस लेनी है और वो एक आइनी कोर्ट का भी उन्होंने एग्री किया था। उसके बाद मेरा ख्याल है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे उस तरह तो अमल हुआ नहीं। तो लेकिन ये से पिक करके अगर ये आइडिया आज फ्लोट किया जा रहा है तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कल भी एक प्रोग्राम में कि ये इस वक्त इस जगह पे बग़ैर बहस के इसको इंट्रोड्यूस करना जो है वो दैट लैक्स बोनाफाइडी। अगर बोनाफाइडी किसी अच्छे काम में भी नहीं होगी तो उसका रिज़ल्ट जो है वो कभी अच्छा नहीं होगा। जो जस्टिफिकेशन दी जा रही है वो ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के केसेस हैं या सियासी केसेस हैं और उससे दूसरी जो अपीलें हैं या दूसरे लिटिगेंट है उसका वक्त ज़ाया होता है। ये जस्टिफिकेशन अपनी जगह दुरुस्त है लेकिन इसका इलाज आइनी कोर्ट नहीं है। अगर आप आज एक आइनी कोर्ट बनाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को उसका सबऑर्डिनेट करेंगे तो मैं ये बड़े ज़ोर से पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशल हिस्ट्री को सिफर कर देंगे और आप एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को एक सबऑर्डिनेट कोर्ट की जजमेंट्स बना देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज़ एज इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये इख्तियार कानून ने आइन ने दिया है उसको और उससे इख्तलाफ हो सकता है। उससे मुझे बहुत सारी जजमेंट्स पे ज़ाती तौर पे इख्तलाफ है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को हो सकता है, लेकिन उसका हल जो है प्राइमरीली तो वही रिव्यू है। अब आपने उसमें अपील दे दी है तो ये हल नहीं है कि आप एक नई अदालत बना के उसमें अपनी पसंद के ही मैं कहूँगा, क्योंकि जिस तरह का लूज़ प्रोसीजर जो एक ड्राफ्ट मेरे पास आया है उसमें मैंने देखा है तो उसमें बहुत गुंजाइश रखी गई है कि वो आपकी पसंद के बंदे जो हैं वे अपॉइंट कर दिए जाएं या एलिवेट कर दिए जाएं और उसके बाद आप उनके ज़रिए जो मर्ज़ी, ये मैं तो नहीं कहना चाहिए कि जो मर्ज़ी डिसीशन ले लें, बट दी जजेस who are obliged for an apex court directly, they can be influenced. एक जज जो आज सुप्रीम कोर्ट पे बैठा है उस पे इस पूरी कौम ने इन्वेस्ट किया है। वो 10 साल 15 साल सर्व करने के बाद वो यहाँ पे आके आज बैठे हैं, इन पोजीशंस पे बैठे हैं। ये पोजीशंस उन्होंने अर्न की हैं। अगर आप
अपनी पसंद के बंदों को या आप ऐसे बंदों को एपेक्स कोर्ट में डायरेक्ट लगा देते हैं और इनको सबऑर्डिनेट बना देते हैं, तो मेरा ख्याल है पूरा जुडिशल सिस्टम एक दफ़ा हिल जाएगा। और आपको इसमें से जो ज़ाहिरी तौर पे आप कह रहे हैं कि आप इन केसेस को, जो दूसरे केसेस इकट्ठे हो रहे हैं उनको डिसाइड करवाना चाह रहे हैं, वो रिज़ल्ट भी नहीं मिलेंगे। और मेरी तजवीज़ ये है कि आप इसी में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएं। आपने इख्तियार तो मुकन्नना ने ले लिया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंडोर्स भी कर दिया। मेरी ओपिनियन उसमें अदरवाइज़ थी कि ये कॉम्पिटेंस नहीं है, लेकिन अगर यह इख्तियार आपके पास है तो आप उसके ज़रिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना सकते हैं और उसमें कह सकते हैं कि पहले 5-7 जजेस जो हैं वो सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस सुना करेंगे, और बाकी जो अपीलें हैं उसके आप स्पेशलिस्ट जजेस लाएं, उनके सामने वो अपील लें और दूसरा काम लगाएं ताकि वो लोगों को जल्दी रिलीफ मिले। द प्रॉब्लम इज़ इन प्रोसीजर। जी प्लीज। नहीं, बहुत बहुत आपने मुनासिब बात की है। मैं अली ज़फ़र साहब को भी इसमें शामिल करना चाहूँगी। सेंटर साहब, आपकी जमात आइनी कोर्ट्स के क़याम के ही ख़िलाफ़ है। मतलब आप कहते हैं कि हमने अपने दरवाजे कर दिए, जो मैं हामिद खान साहब को सुन रही थी, हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, और रीज़न वही है जो कि अभी जस्टिस साहब दे रहे हैं। लेकिन क्या एक मुकन्नना के तौर पे या पार्लियामेंट के तौर पे ये इख्तियार किसी को भी दिया जा सकता है अदर देन पार्लियामेंट के, आप जो है वो उसके ऊपर इंटरवेंशन करें? मसलन इस बहुत सारे जो केसेस हैं उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल एक्सीड किया है। तो क्या पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस मामले पे? जी, पीटीआई की बड़ी क्लियर पोजीशन है जी। ये सारा जिस तरह हुआ, आपने सबने देखा कि ये सारा एक पैकेज लेके आए या कोशिश की लाने की, जो इसमें सब नाकाम हो गए। कोई 80 से ज्यादा अमेंडमेंट्स थी, और उन अमेंडमेंट्स का जरा मैं जिक्र करता चलूं ताकि बैकग्राउंड आपको जरा वाजे हो जाए। मसलन कुछ अमेंडमेंट्स थी जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स बनाए जा रहे थे और सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल की बात कर रहे थे। कुछ अमेंडमेंट्स थी जो एक अंग्रेजी का मुहावरा जो उर्दू जुबान से लिया गया है, लोटाक्रेसी। लोटाक्रेसी जो है, मतलब उसका ये है हॉर्स ट्रेडिंग, यानी कि आपके जो अरकान असेंबली हैं वो अपने वोट्स बेच के अक्सर और बेशतर हमने देखा था अपनी तारीख में कि वो प्राइम मिनिस्टर्स को या हुकूमतों को गिरा देते थे या उनको ले आते थे। उसको लोटाक्रेसी का नाम दिया गया और उसको कैंसर समझा गया हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में। वो कैंसर जो था उसको फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको मैं कहता हूँ, जस्टिस उमर बंदयाल साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे उसमें, जस्टिस जाजुल हसन थे, जिन्होंने एक बड़ी हिस्टोरिक तारीखी जजमेंट दी। उस जजमेंट में उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A के तहत ना सिर्फ आप नाअहल हो जाएंगे अगर आपने हॉर्स ट्रेडिंग की, बल्कि आपका वोट काउंट भी नहीं होगा। उसके बाद आपको याद है पंजाब में हमजा शरीफ साहब की हुकूमत आ गई 25 लोटों के वोट से, और हाई कोर्ट ने कहा कि ये दुरुस्त नहीं, वो वोट्स काउंट नहीं हो सकते, इसलिए वापस हुकूमत दे दी उन्होंने, जो हमजा शरीफ से लेके वापस पीटीआई को हुकूमत दे दी। तो ये चीजें, उसके बाद ये लोटाक्रेसी खत्म हो गई। दूसरी अमेंडमेंट ये लाने की कोशिश कर रहे थे कि इसी मिलावट को, इसी करप्शन को, इसी लोटाक्रेसी को आर्टिकल 63A को अमेंड करके वापस लाना चाह रहे थे, और ये कहना चाह रहे थे कि अगर आप वोट करेंगे तो आपका वोट काउंट होगा। इसी तरह एजेस बढ़ाई जा रही थी, जो मौलाना फजल रहमान साहब ने ठीक पॉइंट आउट किया उस दिन इतवार की मीटिंग में। उन्होंने कहा कि आप तो कुछ शख्सियात को वापस लाना चाह रहे हैं, कुछ शख्सियात को एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं, ये भी बात दुरुस्त नहीं थी। इस तरह की बहुत सारी अमेंडमेंट्स थी, मैंने 3 की मिसाल दी। तो ये पैकेज ऐसा था कि इसमें कुछ चीजें शायद ठीक थी, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस मसलन ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश थी, लेकिन ज्यादातर चीजें ऐसी थी जो कि बहुत नुकसान पहुंचाती, आइन को भी, पार्लियामेंट को भी, और आजादी जो है अदालत की उसको भी, और हमारे निजाम को भी। तो मेरा ख्याल है कि इस वजह जी से सेंटर साहब, इसमें तो इसमें कोई दो राय नहीं है सर। बहुत बार्स की तरफ से भी और बाकी जगहों से इतराज़ आ रहा है, सिविल सोसाइटी से, मीडिया से, इसमें कोई दो राय नहीं है।
मगर आईनी अदालतों के क़याम पे आपको एतराज़ है, या आप कहते हैं कि तरीक़ाकार गलत है, या यानी तरीक़ाकार से इख्तलाफ है या उस मकसद से है जो कि पार्लियामेंट के अंदर पेश होने जा रहा है? मतलब मौलाना को उस पर कोई एतराज़ नज़र नहीं आता है सच? देखिए, पहला तो मैंने एतराज़ बताया आपको कि पूरे पैकेज से ये नहीं हो सकता कि आपको बड़ा अच्छा चावल खिला दें, जर्दा खिला दें और उसमें कहें कि जी जर्दा अच्छा है लेकिन उसमें पॉइजन भी आप खा लें, तो आप अगर जहर होगा उसमें आप ऑब्वियसली नहीं खाएंगे। जब ये पैकेज आया तो पैकेज एज इट इज हमने रिजेक्ट किया क्योंकि उसमें बहुत सारी जहरीली चीजें थी। लेकिन अब आप एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक पॉइंट का पूछ रही हैं कि क्या आईनी अदालत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर डिबेट की जा सकती है। आईनी अदालत की जल्दबाजी कोई नहीं, कोई जल्दी नहीं है। आईनी अदालत अगर बनानी है हम बना सकते हैं, सोच सकते हैं कि उसका क्या प्रोसीजर होगा। एक सजेशन अभी आपके सामने आई, जो सजेशन बड़ी वैलिड सजेशन है कि आप इसी सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस बना दें, एक आईनी बेंच बना दें जो तकरीबन बन भी चुका है, आईनी बेंच बना दें और बाकियों को, जजेस को कहें कि आप आम जो सिविल केसेस हैं और क्रिमिनल केसेस हैं वो देखें। इस तरह की बहुत सारी मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो आप देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एकदम फैसला कर लें कि आईनी अदालत बननी है और एक बिल्कुल उसको निकाल दें, क्योंकि शक ये लगता है कि शायद आईनी अदालत में आपने अपनी मर्जी के जजेस को डालना है और मर्जी के जजेस डाल के फिर आप उनसे आईनी फैसले कराने हैं अपने हक में, और जो फैसले पहले हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से, अगर मैं गलत नहीं समझी अली जफर साहब, आपको एतराज नहीं है कि आईनी अदालत का क़याम जो है वो अमल में ना आए, इस पे कोई एतराज नहीं है? मैं तो ये बता रहा हूँ कि एतराज है हमें। अच्छा। और वजह बता रहा हूँ आपको कि लगता ये है कि आईनी अदालत को बनाने की कोशिश कर रहे हैं किसी बहस के बगैर और कोई डिबेट के बगैर, कोई ऑप्शंस देखे बगैर, और उसके साथ वो कोशिश ये कर रहे हैं कि उसमें अपनी मनपसंद के जजेस आ जाएं ताकि वो फैसले आईनी अपने हक में करा सकें। ये नहीं हो सकता। ये जो आइन है ये बड़ा एक अहम चीज है, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना, आईनी अदालत बनाना एक बहुत मेजर स्टेप है। उसके लिए आपको नंबर वन एक ब्रॉड बेस्ड आपको एक एजेंडे पे डिस्कशन करने की जरूरत है, आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस देखने की जरूरत है, और आखिरी रिजॉर्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना। पहले आप इसी अदालत को इम्प्रूव करें। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको लगता है कि केसेस डिले हो रहे हैं तो इसी को कोशिश करें कि वो बेहतर हो, लेकिन एकदम उसको काट के फेंक देना और नई आईनी अदालत बना देना और रातों रात कहना कि आप सब साइन कर दें, ये मंजूर नहीं है। अच्छा, ये बात दुरुस्त नहीं है, इसलिए हम अपोज कर रहे हैं। फेयर इनफ, बहुत बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं। मैं इससे पहले कि गवर्नमेंट के पास हो, मैं जस्टिस साहब के पास एक मरतबा फिर, ताकि क्लैरिटी के साथ हम फिर आगे बढ़ सके। जस्टिस साहब, अब ये जो बात अभी अली जफर साहब ने की 63A की, अब इंटरप्रिटेशन की बात है। इंटरप्रिटेशन की जगह ये इल्ज़ाम है अदालत के ऊपर कि री राइट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, कि एक दफ़ा में कोई और फैसला किया गया फिर उसको करेक्ट किया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई आईनी कोर्ट होती तो क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ पे इस मामले को और तरह से देखा जाता? उस वक्त भी फैसले जो हैं वो पसंद नापसंद पे हुए हैं, शख्सियात स्पेसिफिक हुए हैं। आप बतौर जस्टिस या जो जज रहे हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना काम भी किया। आपको क्या लगता है कि क्या फ्रेमवर्क जो है वो बन सकता है कि आइंदा इस तरह की इंटरवेंशंस जो हैं वो कोर्ट्स की तरफ से ना हो? आसमा, एक तो हमारी बदकिस्मती ये है, इसको मैं बतौर जज भी महसूस भी किया, इसको कंडेम भी किया, अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश भी की कि जब कोई बंदा फ़ैसला करता है तो जिस बंदे की फेवर में, जिस पॉलिटिकल पार्टी की फेवर में होता है, वो उस फैसले के मेरिट्स और लीगलिटी को देखे बगैर उसकी तारीफ़ें शुरू कर देते हैं, और जिसके ख़िलाफ़ होता है वो भी उसके मेरिट्स को देखे बगैर कि ये कानून के मुताबिक फ़ैसला है कि नहीं, वो उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं। ये हमारे एक ये पैटर्न बन गया है इस मुल्क का, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इसमें कभी किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं ली गई। मैं बतौर एक्स जज और एज एन एडवोकेट, मेरी ओपिनियन ये है कि उसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, पॉलिटिकल फ़िलॉसफी भी है कि अगर कोई बंदा इस कॉस्ट पे वोट करता है कि वो अपनी सीट भी उसको छोड़नी पड़ती है, तो वोट करना जो है वो उसका राइट है, बिकॉज ही इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग ओनली अ पॉलिटिकल पार्टी,
ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी एज वेल। हो सकता है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाए और वहाँ के लोगों की पल्स डिफरेंट हो उसकी पॉलिटिकल पार्टी से, या उसकी विजडम और उसका ज़मीर ये कहता हो कि मैंने इस पे वोट करना है या मैंने नहीं करना। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर आप पार्टी लाइन को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करवाएंगे तो दैट इज़ ए डिक्टेटरशिप, डिक्टेटोरियल ये एक प्रिंसिपल होगा विद इन अ डेमोक्रेटिक पार्टी कि आपने अपनी सोच बंद कर लेनी है और आपने सिर्फ जो पार्टी की लाइन है उसको टो करना है। और यही बदकिस्मती से इसको अब एक पॉलिटिकल नॉर्म समझा जा रहा है हमारे मुल्क में। सो कमिंग बैक टू द मेरिट्स, मेरा पर्सनल एज ए लॉयर, एज ए एक्स जज, मेरी ओपिनियन ये है कि 63A में काउंटिंग ऑफ वोट को नहीं रोका जा सकता था। हाँ, उसकी पेनल्टी वो देने को तैयार था। हो सकता है कि अगर उसने अपनी पार्टी की लाइन को टो नहीं किया है, वो वोट करेगा, उसको छोड़ेगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा जाएगा, मैंडेट लेगा और वापस आ जाएगा। अगर मैंडेट नहीं मिलेगा तो नहीं आएगा। और उसकी तस्दीक भी की थी जस्टिस बंदयाल ने उसके बाद एक और फैसले के अंदर, उसको उन्होंने करेक्ट भी किया था कि ये गलत हुआ है उस वक्त। जी, और अभी अगर उसको पार्लियामेंट करना चाहते हैं, फैसले सही गलत आना जो आसमा जो है ना, मैं आपको बताऊं कि हम बड़े आराम से, बड़े लाइटली इस मुल्क का ये हमारी एज ए नेशन ये अलमिया हो गया है कि हम किसी भी फैसले में उसके साथ मेलाफाइडी को बड़े आराम से अटैच कर देते हैं। एक जज जो फैसला लिखता है उसमें कुछ रीजंस लिखता है, आप उस रीज़न से इत्तेफाक कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं, आप उन रीजंस को क्रिटिसाइज़ करें। आप उस जज को डायरेक्टली पीटीआई के साथ या नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ अलाइन ना करें। इन लोगों को सही गाइड करें, जो हमारी पब्लिक है, हमारी यूथ है, ये इनको हमें सही चीज़ें सिखानी चाहिए। आगे फ्यूचर उन्हीं के हाथ में जाना है हमारे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने तकरीबन इसी तरह की बात की। उन्होंने कहा मंसूर अली शाह साहब जब आएंगे 9 मई का मुकदमा खोलेंगे और इसी तरह से इलेक्शन का ऑडिट भी करेंगे, इसलिए उनको नहीं आने दिया जा रहा। बिलाल कियानी साहब, पहले तो वो जो तरीक़ाकार आपने इख्तियार किया गवर्नमेंट ने, आप तस्लीम करें, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब तस्लीम कर रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी में और बड़े गलत तरीके से, बड़ी आमरीत के साथ जो है वो इस को पार्लिमानी उसके अंदर पेश किया गया। क्यों हुकूमत इतनी हजीमत का सामना इस वक्त कर रही है और ये कैसे हुआ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, आई थिंक अभी तक आपकी बड़ी एक अच्छी गुफ्तगू रही और मैं बिलखुसूस जस्टिस साहब की बातचीत सुन रहा था बड़े गौर से। देखिए, यकीनन आइनी तरामीम के अंदर जितनी डिलिब्रेशन हो सके, जितनी ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन हो सके, उतना बेहतर है। आई थिंक वैसे भी आइनी तरमीम तब तक नहीं मुमकिन होती जब तक 2/3 अक्सरियत नेशनल असम्बली में अलहदा और 2/3 अक्सरियत सेनेट में अलहदा आपके पास ना हो, जो इटसेल्फ काफ़ी ब्रॉड कंसेंसस जो है। आपके पास नहीं है। जी, तो और फिर भी आपने वो पैकेज देखिए, इन द बैकग्राउंड डिस्कशंस चलती रही इन सारी जमातों के बीच में, JUI समेत। देखिए, वर्बल भी हुई, सवदा भी शेयर हुआ, मगर जो लोग इसको लीड कर रहे थे उनका एक ख्याल था जो कि शायद इत्तफाक़ राय हो गया है, फिर बाद में पता चला नहीं हुआ। तो मज़ीद डिस्कशंस की ज़रूरत है और ब्रॉडर डिस्कशन की ज़रूरत है, यकीनन होनी चाहिए। मेरे ख्याल से अभी तक जो आपके प्रोग्राम में भी डिस्कशन हुई वो बहुत अच्छी हुई है। मिसाल के तौर पे जो अभी जस्टिस साहब ने 63A के मतलब बात की, मेरे नज़दीक एक क्लासिक केस है वेयर आई थॉट नंबर वन, मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ जस्टिस साहब की लॉजिक से कि अगर एक मेंबर जो है, अगर वो उसका वोट काउंट होना चाहिए, उसके बाद उसका डिफेक्शन के नतीजे में उन कंडीशंस के ऊपर जहाँ पे उसने पार्टी लाइन का वोट करना था, उसके नतीजे में क्या होता है उस पर आइन वाजे है। मगर जब सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट आई तो उसने, फॉर मी दैट वाज ओवर रीच, और उसकी एक करेक्शन हो रही थी। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के ऊपर दीगर बहसें हुई। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरी एक राय है, आई एम डोंट नो द लॉ एज मच एज द जेंटलमैन हु प्रीसीडेड मी, बट आप आज बेंच बना भी दें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इवेंचुअली बात यह आती है नहीं जी ये बेंच काफ़ी नहीं है, लार्जर बेंच बनाएं, फुल कोर्ट करें, तो मसला वहीं पे आ जाता है कि वो फिर सारे के सारे जजेस एंगेज हो जाते हैं जो कि दूसरे बेंचेस में मौजूद हैं। देखिए ना, पर्सन स्पेसिफिक कर रहे हैं। नहीं, मैं जो मौलाना का इतराज़ है, जो पीपल्स पार्टी का इतराज़ है, वो कहते हैं जी हमें मंसूर अली शाह साहब पे कोई इख्तलाफ नहीं है। आप ये कहते हैं काजी फायज़ साहब को एक्सटेंड करना चाहिए, उनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। नहीं जी, मैं तो पर्सन स्पेसिफिक बात ही नहीं कर रहा, मैं इंस्टीट्यूशनल बात कर रहा हूं। ये जो सर आपकी जो पैकेज आई है, ये पैकेज क्या कह रही है? ये कह रही है 68 कर दें, आईनी अदालत के अंदर उनको लगा दें, यहाँ से रिटायरमेंट के बाद वहाँ ले मेरे जाएं। पास तो जी चूँकि आई डोंट हैव द ड्राफ्ट, मुझे जो 5-6 मकात का पता है वो ये है कि यकीनन आई थिंक
कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम की बात हुई। आर्टिकल 63A में 63A के तहत अगर आपने वोट अगेंस्ट पार्टी लाइन किया तो उसमें वोट गिनती की बात हुई। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के तरीक़ेकार की जो जुडिशल कमीशन है उसके अंदर पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन की बात हुई, ट्रेजरी और अपोजिशन दोनों की। बलूचिस्तान असेंबली की सीटों की तादाद की भी बात हुई और इसके अलावा गालिबन मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल्स की भी बात हुई। मैंने सुना है कि शायद कुछ मखसूस इलाकों में हाई कोर्ट्स के अंदर कौमी सलामती के मामलों को चैलेंज ना करने की भी बात जी, ये मैं खैर बिकॉज आई एम नॉट प्रीवी, जिस हद तक जो बात आजम तारर साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की, आई हैव नॉट सीन द ड्राफ्ट सो आई कांट। और एक और बात ये भी जरूर हुई कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है, क्या वो बाय डिफॉल्ट ऑन सीनियरिटी ही रहना चाहिए या अकॉर्डिंग टू अ पैनल होना चाहिए, ये भी। मगर बात ये है जी कि देखिए ये सारे मौजूओं पे तफसीली गुफ्तगू होनी चाहिए, डिस्कशन होगी। अब एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी है जिसको खुर्शीद शाह साहब बिल्कुल वो तो अब कर रहे हैं, मगर ये आप करते पहले हैं सोचते बाद में है, ये क्यों होता है? देखिए ना, पॉलिटिकल जो कंसेंसस है सर, 18वीं तरमीम हमने देखी है बनते हुए, हमने कवर की है, 4 महीने उसके ऊपर बहस हुई है। आपने सोचा बाद में और किया पहले? नहीं, एक तो जी देखिए ना, एक तो कुछ सम ऑफ दीज अमेंडमेंट्स उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की कंटिन्यूएशन या इम्प्लीमेंटेशन है जिसके ऊपर उस वक्त भी गुफ्तगू होकर कंसेंसस हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का कयाम उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है। उस वक्त आपकी पार्टी बैक आउट कर गई थी, वो कहते थे हमने नहीं करने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, क्योंकि उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब थे। देखिए आज पीपल्स पार्टी PMLN में इत्तेफाक था। आई थिंक जो लोग इसको लीड कर रहे थे उनका एक ख्याल था कि शायद JUIF भी ऑन बोर्ड है। 2/3 आपने इसके ऊपर ओनरशिप के साथ ही इस चीज़ को आगे लेके चलना था ना। तो बहरहाल बात यह है कि ये उन्हीं डिस्कशंस की कंटिन्यूएशन है। आज भी मेरे नज़दीक एक देर आर प्रोज एंड कॉन्स, बट आई थिंक देर इज एन आर्ग्यूमेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। और ये डिस्कशन ऐसा नहीं है कि अचानक एक चीज़ आई, डिस्कशन जारी थी। देखिए लीडरशिप्स की मुलाकात हुई, ठीक बात आपने देखा शहबाज शरीफ साहब भी जाके मिले। क्योंकि हमारे साथ अली जफर साहब पहले पोर्शन में है सिर्फ, तो मैं उनका भी मैक्सिमम टाइम लेना चाहती हूँ थोड़ा सा आपको करके, फिर हम और ज़्यादा बात करेंगे इस पर। लेकिन आज़ाद साहब, ये जो सीनियरिटी वाली बात है कि भाई अभी लाहौर हाई कोर्ट में आपने देखा कि 3 में से एक जो जज साहिबा थी उनको उन्होंने लगाया, ये इस पे कोई इख्तलाफ है? और फिर मंसूर अली शाह साहब और काजी फाइज़ा साहब की खामखा की बहस है आपको लगता है या नहीं? आप कहते हैं कि रीज़न थी वहाँ पे कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो पैनल ऑफ जजेस वाली बात है उस पर तो ना बार काउंसिल्स ना बार एसोसिएशंस, चूँकि ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तय कर दिया हुआ है। और अब ये एक चीज़ है कि जी आप पैनल में से अगर चीफ जस्टिस बनाएंगे, जो जज साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस पोजीशन पे पहुंच गए, वो सर्व करके आए हैं, तो वो कॉम्पिटेंट और इस काबिल हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में सर्व कर रहे हैं। और अगर वो सर्व कर रहे हैं तो वो चीफ जस्टिस भी सर्व कर सकते हैं। तो ये तो एक बिल्कुल नामुनासिब बात लगती कि आप 3 सीनियर उनके बाद चौथे या 5वें नंबर से उठा के चीफ जस्टिस लगाते हैं, तो फिर आपको उस एक्ट के अंदर मेरे ख्याल में ये लिख देना चाहिए कि बाकी जो जजेस साहबान सीनियर है दे स्टैंड रिटायर्ड। तो आप ऐसा कर दें, ये मुनासिब ही नहीं है। और इसके अंदर अपनी पिक एंड चूज, और ये एक प्रिंसिपल सेटल है, जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेटल कर दी गई हैं उनको छेड़ना मुनासिब ही नहीं। और अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, उसके अंदर इन चीज़ों को तय कर दिया गया। हाँ, ये एक वायलेशन जो अभी हुई है ये नहीं होना चाहिए, चूँकि उसके अंदर अनसर्टेनिटी आ जाती है। मगर मैं आपको यहाँ रोकूंगी, आप जो बात कर रहे हैं, क्या ये बार काउंसिल्स का मुतालबा नहीं रहा कि आईनी कोर्ट्स भी बनाए जाएं? और ये तो रही है ना आपकी? नहीं, बिल्कुल जो शायद जमील साहब ने फरमाया, मैं उनकी बात को बिल्कुल सेकंड करता हूँ। और उसमें यह कि जैसे देखिए आप फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर जो फैसला आता है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाते तो वहाँ पे शरीयत एपलेट बेंच में वो जाता है। अगर यहाँ पे भी आप एक बेंच डेजिग्नेट कर देते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर होंगे वो ये बेंच सुनेगा, तो उसमें कोई कबात नहीं। अगर आप एक नई कोर्ट बना देते हैं, आप जुडिशल स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आप रिडंडेंट कर देंगे। और चूंकि जो आर्टिकल 189 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, उसके तहत इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एग्जिस्टिंग है उसकी जजमेंट बाइंडिंग नहीं होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी उसकी होगी। लेकिन उसमें भी एक बड़ी एक कबाहत वो ये है
कि उसमें तैनाती जो चीफ जस्टिस की होगी या जजेस की जो अपॉइंटमेंट होगी उसका तरीक़ेकार जो बताया जा रहा है कि जी वो प्राइम मिनिस्टर उसमें वो करेंगे, तो वो तो तैनाती सियासी होगी। आपने तो उसको वैसे ही पोलिटिसाइज कर दिया। और जो मरहूने मिन्नत होगा, नोटिस का इख्तियार भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जिसको अपॉइंट करेगी वो डेफिनेटली उसको ऑब्लाइज करेंगे। और आपके अपने, चूंकि हुकूमत ये समझती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में शायद हमें फेवर नहीं हो रही, तो जब यहाँ जाएंगे तो हम वहाँ पे अच्छा मीट कर सकेंगे। और जो आप कह रहे हैं कि सो मोटो या आर्टिकल 184(3) के तहत उसको भी वो मॉडिफाई करने के लिए जा रहे हैं, तो आप तो पूरा जुडिशल स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, सिस्टम चेंज कर रहे हैं। इसके अंदर आप जिस तरीके से लेजिस्लेशन कर रहे थे वो बिल्कुल देखें, जो रूल्स ऑफ बिजनेस 2007 है और 2012 है उसकी वायलेशन है, जो नेशनल असेंबली और सेनेट के रूल्स हैं उसकी भी वायलेशन है। और आप बगल से निकाल के एक बिल दे रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन को भी नहीं पता के अंदर होने क्या जा रहा है, कौन सी क़यामत आ रही थी। घंटे घंटे के बाद आप इजलास, ये तो बिलाल कियानी साहब बताएंगे कि खुफिया दस्तावेजात इतनी खुफिया तो क्यों वो थी। तो मेरे भाई ने कहा मैंने नहीं देखा, अभी भी बैठे हुए नहीं देखा, तो उस दिन अगर ये बिल पास हो जाता है, तारड़ साहब ने मगर देखा था, रिक्वायरमेंट होती तो मेरे भाई साहब ने देखा था। अच्छा अली जफर साहब, अब एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पार्लियामेंट का आप हिस्सा हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, आइन कानून साजी के ऊपर आपका उतना ही हक है जितना किसी और का है, बल्कि शायद ज़्यादा है, क्योंकि आपका ये क्लेम है कि सबसे बड़ी पार्टी है। तो फिर इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर, कोर्ट्स के ऊपर आप कहते हैं हमने बिल्कुल बात ही नहीं करनी, ये मामला फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? देखें, जहां तक तो ड्राफ्ट का ताल्लुक है कि कानून है क्या, अजीब व गरीब बात यह है कि अभी तक पता नहीं है कि क्या फाइनल ड्राफ्ट होना है, कौन सी अमेंडमेंट कौन सी पॉलिटिकल पार्टी लेके आना चाहती है। सिर्फ एक चीज उठा लेना और कहना इस पे बात करें, ऐसे नहीं होता। आपने खुद जिक्र किया 18th अमेंडमेंट का। 18th अमेंडमेंट जब आ रही थी तो आपको पता है कि ये पूरा 1 साल लगा, 77 मीटिंग्स हुई उस कमेटी की। कमेटी के पहले TORs बने, एक चेयरमैन बना, फिर 5-5, 6-6 घंटे की 77 मीटिंग्स, यानी कि 550 घंटे उसने सिर्फ मीटिंग्स की, डिलिब्रेशन की एक एक शिक पे। उसके बाद वो जब एक एक शिक पे मीटिंग होती थी तो मुझे पता है कि सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो अपनी अपनी लीडरशिप को वापस जाके बताती थी कि ये है, और वहां फिर पॉलिटिकल मीटिंग होती थी पार्टी, फिर वापस उस मीटिंग में जाते थे उस कमेटी के और ये बात होती। तो ये एक तरीका है, ये नहीं हो सकता कि आप एक चीज कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मान जाए जी, हम बाकी चीजें छोड़ देते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इस तरह नहीं होती। अगर हमने करनी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, मजबूत करना है आइन को, तो आए बैठे फिर एक कमेटी बनाते हैं, कमेटी बना के उसको फिर डिलिब्रेट करते हैं। 6-7 महीने लगे, 7 महीने लगे, साल लगे, कोई जल्दी नहीं। लेकिन कौम के लिए अगर कोई बेहतरी हो सकती है तो जरूर हम उसमें शामिल होंगे, लेकिन इस तरह नहीं कि वो बुलडोज किया जाए। एकदम बिठाया, रात को 8 बजे कहा कि मीटिंग है सेनेट की और 8 बजे हम पास कर देंगे। सारे अपने सेनेटर और सारे MNAs को ले आए और वहां उनको बिठाई रखा, हम भी सारे बैठे रहे। फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग बुला ली, वहां पता चला कि 3 ड्राफ्ट चल रहे हैं। एक ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी के पास है, एक ड्राफ्ट मौलाना साहब के वकील हैं जो कामरान मुर्तजा साहब सेनेटर, उनके पास है, एक ड्राफ्ट लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मेरे पास है लेकिन कैबिनेट से चूंकि अप्रूव नहीं हुआ तो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, और एक ड्राफ्ट ऐसा है जो हवा में है, वो हमें दिखाया गया हवा में, क्या हवा में देखें कि कौन सा ड्राफ्ट है, उस पर आप गुफ्तगू करें। तो इस तरह मजाक होता है ना, ये तो एक अजीब नहीं, बिल्कुल तरीक़ाकार पे तो बहुत सारे सवालात हैं सर। मगर अब आज मैं अली मोहम्मद खान साहब को सुन रही थी, वो ये कह रहे हैं कि खान साहब की रिहाई के साथ इसको मशरूत कर दे, जिस पे कहा गया है कि NRO मांग रहे हैं। तो अब ये एक और तरह का मुतालबा आ गया, क्या आप समझते हैं कि रिहाई के साथ मशरूत किया जा सकता है आईनी पैकेज को? देखिए, 2 मुख्तलिफ चीजें हैं जी। ये कोई इसमें कोई ये तो नहीं है कि आप रहा करेंगे तो हम सारी गलत बातें मान जाएंगे। ऐसी तो बात आई थिंक उन्होंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में की होगी, मैंने उनका बयान सुना नहीं। लेकिन मेरा बड़ा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है। जब आप एक आईनी तरमीम लेके आते हैं तो कहा जाता है कि जो आइन है वो एक लिविंग ऑर्गन है। वो एक तरह से एक ऐसा चीज है जिसको आप, हर चीज इंटरकनेक्टेड है। आप एक चीज को अगर
तब्दील करेंगे तो उसका असर दूसरी चीजों पे हो सकता है, और आपको हर चीज सिर्फ एक अमेंडमेंट के लिए आपको पूरे आइन को दोबारा देखना पड़ता है और फिर आप अमेंडमेंट करते हैं। और बिलखसूस जब आप इंस्टीट्यूशंस की, यानी जैसा जुडिशरी है, उसके साथ कोई आप तब्दीली करना चाहते हैं तो उसका इम्पैक्ट या असर बहुत चीजों पे होता है, आम कानून पे भी होता है। सिर्फ आइन को तब्दील नहीं करते आप, फिर पूरे जो उसके नीचे कानून बने हुए हैं, CRPC, CPC, इन सारों के ऊपर भी असर होता है। तो ये आपको गौर व फिक्र करके करना होता है। ये नहीं है कि आप वहां हुकूमत मान जाए और कहे कि जी PTI भी इसको इंडोर्स कर दे, क्यों नहीं आप बात करें। हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन जिस तरह मैंने आपको तरीकेकार बताया, तरीकेकार हर कानून पे बहस हो सकती है, लेकिन उसका तरीकेकार है वो फॉलो करें तो हम बात हम देखेंगे। फिलहाल हमें बड़ा वाज़ेह है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है जल्दबाजी, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि कुछ शख्सियात को, और मौलाना साहब ने इसीलिए रिजेक्ट किया ये बिल उस दिन मीटिंग में। उन्होंने कहा ये तो मुझे लगता है कि कुछ शख्सियात को मदद करने के लिए बात हो रही है। और आपको एक और बताऊं बात, इसमें अगर हुकूमत का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है, तो बहुत सारी चीजों पे पीपल्स पार्टी भी बोर्ड नहीं है। ये भी नजर आ गया था हमें उस मीटिंग में, क्योंकि ये जो आर्मी एक्ट की अमेंडमेंट्स हैं या जो सिविलियन की ट्रायल आर्मी एक्ट के नीचे है, उस किस्म की जो अमेंडमेंट्स हैं, जो आर्टिकल 199 यानी जो अदालत है हाई कोर्ट, उसके इख्तियारात लेने की जो अमेंडमेंट्स थी, उस पे शायद हमें नजर आया कि पीपल्स पार्टी भी जी वो सिविलियन के ट्रायल के ऊपर भी जी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी उनके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसमें कोई। लेकिन सर मुझे वकला तहरीक, क्योंकि अभी आइनी तहरीक की बात की जा रही है, हामिद खान साहब कह रहे हैं अगर ये हो गया तो हम वकला तहरीक चलाएंगे। वैसे आज़ाद साहब से भी ये मैंने पूछना है, लेकिन आपको लगता है कि एक पोटेंशियल है अभी इस वकला तहरीक का इस वक्त? ये देखिए, वो तहरीक हमेशा तब शुरू होती है, और देखा है हमने तारीख में तब भी शुरू होती है जब आप आइन को हमला हो आइन के ऊपर, या आज़ादी है जो जजेस की उनके ऊपर हमला हो, तो फिर हमने देखा है कि तहरीक फिर चलती है और चलानी पड़ती है। हमारा जुडिशरी के साथ एज लॉयर्स हमारा झगड़ा रहता है, वो हम आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब मामला आए इंस्टीट्यूशन पे, जब मामला आए आइन पे, जब मामला आए जमहूरियत पे, तो फिर हम उसके लिए यूनाइटेड हो जाते हैं, हम इकट्ठे हो जाते हैं और फिर हम उसके लिए जंग लड़ते हैं। अगर लड़नी पड़े हम सड़कों पे भी आते हैं। तो आप इसको अंडर एस्टिमेट ना करिए कि ये ऐसा इशू बन सकता है जिस पे यकीनी तौर पे एक जिस तरह आपने देखा था जब इफ्तिखार चौधरी साहब को हटाया था, तो एक ब्लैक वोट मूवमेंट चली थी बाकायदा तौर पे, और उस किस्म की वो फिर बढ़ती ही गई थी, फिर वो रोक नहीं सकी थी। तो ये आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते, ये हो सकता है कि ऐसी मूवमेंट चल पड़े। अच्छा, जैसे साहब ये जो इस वक्त मंसूर अली शाह साहब के साथ आपने भी काम किया हुआ है, आपको आयरनी क्या लगती है कि एक जमात जो है वो कहती है कि मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो ये होगा, दूसरी जमात के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि वो पहले वाले चीफ जस्टिस साहब को इसलिए रोकना चाहते हैं कि वो उनके साथ होंगे। ये इस तरह से कैसे फिर आगे मामला बढ़ेगा सर? ये कोर्ट्स के मामले तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए। आसमा, ये कुछ परसेप्शंस हैं जो मैं तो ये कहूँगा कि मुख्तदर हलकों तक पहुँचाई जाती हैं जिनकी कोई बेसिस नहीं है। मैं ये फर्स्ट हैंड नॉलेज कह लें आप उसे, मेरा एक्सपीरियंस कह लें, मेरा इंटरेक्शन कह लें, ऑल दी जजेस फ्रॉम लाहौर इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन पर्टिकुलर मंसूर अली शाह साहब, उनके साथ वकालत से मेरा ताल्लुक़ है, फिर बेंच में भी रहा। उसके बाद जितना मैं उनको जानता हूँ, ही इज़ हाईली प्रोफेशनल एज एन एडवोकेट एंड हाईली प्रोफेशनल एज ए जज। इख्तलाफ जहाँ तक आप कहते हैं, मैंने उनकी एक बड़ी सेलिब्रेटेड जजमेंट थी चेन-1 की इनकम टैक्स में, जिसको इंटरनेशनली बड़ा प्रेज़ किया गया, और मैंने डिवीज़न बेंच में बैठ के उसको तब सेटिसाइड किया जब वो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के। मैंने उनके माथे पे शिकन तक नहीं देखी, मेरे मिलने में उनके साथ कोई फ़र्क नहीं आया।
मुझे उसी तरह वो प्यार से मिलते थे, मेरे साथ उन्होंने डिस्कस भी नहीं किया। ये तो मैं उनका करेक्टर आपको बता रहा हूँ एज ए पर्सन। किसी भी बंदे को मेरी जजमेंट भी सेट असाइड होती थी तो मुझे दुख होता था, लेकिन मैंने उनमें ये चीज़ नहीं देखी। और जो आप उसमें ऑफ द कफ आप कॉफ़ी पीते हैं, खाना खाते हैं, गपशप करते हैं, आपको एक इंक्लिनेशन पता चलती है कि ये लोग, ये इसकी तरफ जा रहा है, ये इसकी तरफ जा रहा है। जैसे मेरे कुछ कुलीग हैं, मुझे मजाक से कहते थे तुम नून लीगी हो। मेरा राना मशहूद से ताल्लुक़ था, मेरा नून लीग में मेरी बहुत सारी दोस्तियाँ थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस जज, जब आप वो रोब पहन के बैठता है तो उसके ऊपर उसके ओथ का बोझ होता है, उसके ऊपर उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक पूरे मुल्क को उसने जवाब देना होता है, और उसके कलम से निकला हुआ एक एक हर्फ जो है वो कानून का दर्जा इख्तियार कर जाता है। तो ये कहना कि मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे तो कोई क़यामत आ जाएगी कि मुक़्तदिर हरकों के लिए या इन पावर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, जो लोग ये बात उन तक पहुंचा रहे हैं वो इस मुल्क के साथ कोई हमदर्दी नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ। और जो बात दोबारा आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये एक अलग बात है कि वकला तहरीक चलेगी, क्या होगी, बट फॉर श्योर आई कैन टेल यू देयर विल बी अनरेस्ट in lawyers, unrest in civil society, and in particular unrest within the judiciary. जुडिशरी में ऐसा अनरेस्ट होगा कि अनरेस्ट का ये मतलब नहीं कि वो काली पट्टियां बांध लेंगे और कोई वो एहतजाज शुरू कर देंगे। आप उनमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं देखेंगे, आप उनमें वो परसुएट ही नहीं देखेंगे टू डिस्पेंस जस्टिस। लोग डिस्करेज हो जाएंगे। ये जो उम्र की बात हो रही है, और मैं तो मौलाना साहब की पार्टी ने इतना बड़ा काम करके, अगर वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी उम्र आप 68 से 65 कर लें तो फिर हम साइन कर देंगे, तो ये तो मुझे लग रहा है कि वो अपनी पोजीशन के साथ मजाक कर रहे हैं। उम्र इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एज रिटायरमेंट 68 हो 65 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी तजवीज़ तो बतौर जज हाई कोर्ट जो मैंने 10 साल सर्व किए हैं, मुनीब साहब की एलिवेशन के बाद, ये कुछ में तो सख्त बातें हैं, मुझे लोग मना करते हैं करने से, लेकिन मेरा ख्याल है इस पे बात करनी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे। मुनीब साहब की पहली एलिवेशन थी जिसके बाद से लोगों ने एस्पायर करना शुरू कर दिया कि हम आउट ऑफ टर्न जज बने हैं। आउट ऑफ टर्न जज बनने में भी कोई कबाहत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट में ख़ास केसेस के लिए आपको स्पेशलिस्ट जज चाहिए तो वो चला जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रोसीजर बनाना चाहिए और उस प्रोसीजर से गुजार के आप उसको ले जाएं। अब एक हमारी जो सीनियर लोग जो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, उसमें एक अजीब सी मैंने टेंशन देखी, एक मुनाफकत क्रिएट हो गई, एक हेट्रेड क्रिएट हो गई, एक सियासत क्रिएट हो गई जिसको कि ख़त्म होना चाहिए। मेरी तो तजवीज़ ये है कि आपकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और मैं तो बिल्कुल मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता इसका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कि उसका वजूद होना चाहिए। ये मुल्क के लिए डिज़ास्टर होगा अगर ये वाला आपने कोर्ट बनाया। तो इन सब की एक एज करें ताकि जो हाई कोर्ट में बैठा है वो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश और अपनी लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को मिले, दूसरे लोगों को मिले कि मुझे 3 साल मिल जाएंगे वहाँ जाके। भाई एक जज अगर उसकी ह्यूमनली कैपेबिलिटी है टू वर्क टिल अ सर्टेन एज, देन ही शुड वर्क इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, और ये सारी तगो दो भाग दौड़ ख़त्म हो जाएगी कि हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट 3 साल बढ़ाने के लिए जाएं, या सुप्रीम कोर्ट का जज फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जाए कि मेरी 68 हो जाए, और फिर आप उसको टर्म कर दें कि ये बिल्कुल ये मेरा ख्याल है यही कॉन्सेप्ट भी है कि जब आप चीज़ों को ड्राफ्ट को पेश करते हैं, उस पर मीडिया पे बहस होती है, बात होती है। जी आप कर ले, फिर मैं बात करूं बाकी। जी मैं यही कह रहा हूं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना जा रहे हैं, आप फायर फाइटिंग नहीं कर रहे हैं। Exactly. ये इस तरह कर रहे हैं सारी अमेंडमेंट्स के, ये कोई फायर फाइटिंग कर रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में कोई ऐसा काम हो जाना है कि जिसके बाद पूरी एग्जिस्टेंस ही पूरी इस हुकूमत की और पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो है वो दाव पे लग जाएगी। तो इसको फ़ौरन ये वाला काम कर दें। खुदारा इस मुल्क पे रहम करें। मैंने पहले भी कहा है कि आप अपनी 5 साल की हुकूमत के टेन्योर के लिए अगर कोई ऐसा काम कर जाएंगे तो ये मुल्क 50 साल तक इन चीज़ों को भुगतना रहेगा। बिल्कुल एजम्पशन के ऊपर महज आपको मुल्क पे मेहरबानी करें, जुडिशरी को
सर। जुडिशरी को इंस्टीट्यूशन बनने दें। बिल्कुल। मैं ये इस बात पे जोर देता हूँ। एक छोटा सा वाकया यहाँ पे ऐड करूँगा। मेरे एक दोस्त है आर्मी में, जितने हैं, मैं उनके साथ बैठ के एक दफ़ा खाना खा रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा, यार आपने देखा है कि हम तो हमारे कंटोनमेंट्स देख लें, आप अपने ये शहर देख लें, आप अपनी जुडिशरी देख लें, इसमें क्या हो रहा है। मैंने एक सवाल पूछा उनसे, मैंने कहा मुझे सिर्फ ये बता दें कि जुडिशरी तो जब से पाकिस्तान बना है, इसको आपने स्मैश करके ख़त्म करके को 3-4 दफ़ा दोबारा से रीबिल्ड किया है। हाँ। आपकी आर्मी कितनी दफ़ा रीबिल्ड हुई है? जब तक आप उसको कंटिन्यू चलने नहीं देंगे एक इंस्टीट्यूशन तो फिर वो कैसे, इसी तरह से पार्लियामेंट भी है सर, इसी जब तरह वो से अपनी बाकी जड़ें इदारे भी हैं। पकड़ना शुरू करता है, आप कोई ना कोई ऐसी चीज ले आते अच्छा हैं कि उसको रियासत साहब, बिल्कुल ही बिल्कुल institution दुरुस्त का बात बेड़ा सर, कर बिल्कुल देते हैं। दुरुस्त बात। ये जो अभी बात की है जैसे साहब ने कहा कि आप इसको अंडरमाइन ना करें इंस्टीट्यूशन, वरना एक तहरीक, ये अली जफर साहब ने भी कहा है, शुरू हो सकती है। आपका क्या इस पे? बिल्कुल यही बात है। देखें, हमारा तो मौक़िफ़ ही यही है कि देखें, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस साहबान ने ख़त लिखा कि हमारे अंदर, हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर इंटरफेरेंस है और हमें काम नहीं किया जा रहा। आप अदलिया को ब्लेम करते हैं, ठीक है, जस्टिस मुनीर जैसे जजेस साहबान भी इस पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में गुजरे हैं, लेकिन अगर आप ये बात करें कि अदलिया ने डिलीवर नहीं किया, आपने अदलिया को काम ही नहीं करने दिया। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का केस देखे, आपने उन जजेस साहबान को जिन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया, आपने उनकी मैट्रिक की डिग्री जाली करार दे दी। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देखें तो उसके अंदर मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जब 3 ट्रिब्यूनल को वो लीड कर रहे हैं, तो आपने उनकी डिग्री कहा कि ये इर्रेगुलरिटीज़ है इसके अंदर और फलां। तो बात ये कि जब आप एक इदारे को स्मूथली उसको अपना काम करने ही नहीं दे रहे, तो आपकी अदलिया कैसे डिलीवर करेगी? तो फिर तो डेफिनेटली जिस नंबर पे आप कहते हैं कि जी 139 पे तो फलां पे, वो तो फिर उधर ही आएगी। ये तो वो बात है कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत ऐसे चल रही है कि जी आप हर 6 माह बाद वो जो जमहूरियत का पौधा लगाते हो उसको उखाड़ के देखते कि इसने जड़ें पकड़ी हैं या नहीं। तो जमहूरियत अगर ऐसे चल रही है, अदलिया ऐसे चल रही, तो फिर आप कैसे करें? जहाँ तक आपके वुकला तहरीक की बात की, तो देखें, मैं 2 दफ़ा सेक्रेटरी रहा हूँ कंजक्टिव डिस्ट्रिक्ट बार का, 2008 में, 2009 में वुकला तहरीक को हमने लीड भी किया। लॉन्ग में धरने का मैं स्टेट सेक्रेटरी था उस वक्त भी। मैं 2018 में सदर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट बार का, तब अभी हाई कोर्ट का हूँ। तो आज भी बिल्कुल लॉयर बिरादरी, काले कोट वाले किसी भी इलीगल एक्ट के खिलाफ, अपार्ट फ्राम पॉलिटिकल एफिलिएशंस, अपार्ट फ्राम किस ग्रुप से उसका ताल्लुक है, हम आइन और कानून के साथ है। अगर उस पे शब खून मारा जाता है, उसको कोलैप्स किया जाता है, उसका जुडिशल स्ट्रक्चर जैसे करने जा रहे हैं, कोलैप्स करने जा रहे हैं, तो वाई नॉट? हम एहतजाज भी करेंगे, तहरीक है तो तहरीक भी चलाएंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, कन्वेंशन भी बुलाएंगे। हम कस्टोडियन है, हम क्लेम करते हैं कि हम इस मुल्क के अंदर आइन और कानून के और रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज बुलंद करने वाले लोग हैं। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कंसेंसस कैसे पैदा करती है। इस स्टेज पे तो JUIF और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में चीज़ें आ गई हैं। अब हुकूमत क्या कर सकती है, क्या करे? किसी के हाथ में फाइटिंग जिसकी बात हुई है उसके लिए कुछ कोशिश करेगी। देखिए, इत्तेफाक राय PMLN में भी, JUI में भी, पीपल्स पार्टी में भी और जमातों में या पार्लियामेंटेरियंस में ख़ास तौर पर जब होगा, तो तभी कोई आईनी तरमीम पास होगी। किसी एक या 2 फरीकैन के हाथ में ये चीज़ हो ही नहीं सकती है। लीगली, मैथमेटिकली इट्स नॉट पॉसिबल। देखिए, दूसरी बात यह है कि अब यकीनन आज आपने बताया, आज़म तारड़ साहब ने बात भी की सुप्रीम कोर्ट बार से भी, पाकिस्तान बार काउंसिल से भी। आई थिंक खुशाइन डेवलपमेंट है। आगे पार्लियामेंट्री कमेटी में भी ये बातचीत होगी। यकीनन जितनी डिस्कशन इस पर हो सके, सारी इनपुट्स आएँ और आगे चलना चाहिए। मगर देखिए, गुजारिश ये है कि मैं चाहता हूँ कि यही स्पिरिट जब री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है बाय द कोर्ट्स, तो यही फिर बार ने वहाँ पे भी किरदार अदा होना चाहिए। आज सिर्फ अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर तनकीद होती है, तो ज़्यादातर रिसेंटली अगर आप देखें तो कोर्ट के अंदर इत्तफाक राय नहीं रहा। अगर 4-3 और 3-2 के फैसले के ऊपर इत्तफाक राय नहीं था, तो वो मेंबरान का अपना था, बाहर से उंगलियां बाद में उठी थी। वहां के अंदर के जजेस इत्तफाक नहीं कर रहे थे काउंट पे फैसले के। अभी आप सुप्रीम कोर्ट की रिजर्व सीट्स के केस का फैसला देख लीजिए, आज तक डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आया और उसके अंदर 2 जजेस की माइनॉरिटी जजमेंट ही सही, मगर उन्होंने उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर बड़े संगीन सवालात उठाए हैं। तो देखिए, बहुत सारी उंगलियां आपके अंदर से भी उठती हैं। हम उस टाइम पे भी उमर अता बंदयाल साहब से ये मुतालबा करते थे कि आप फुल कोर्ट की मीटिंग बुला के पहले अपने हाउस को इन ऑर्डर करके कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर तो इत्तफाक कर लें, बजाय इसके कि आप कहें कि हम क्यों तनकीद कर रहे हैं। आपके ब्रदर जजेस अपनी जजमेंट्स के तहत और बेंच के ऊपर बैठ के इन चीज़ों पर बात कर रहे हैं। तो इसलिए यकीनन देखिए, ये इन तरामीम के ऊपर भी बड़े
संजीदा तरीके से बातचीत हो के फैसले होने चाहिए सारे पहलुओं को देख के, मगर इदारों को भी बशमूल जुडिशरी अपनी गिरबान में भी झांक के देखना चाहिए कि क्या क्या बेहतरी आ तो सकती है। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात है, तो पार्लियामेंट अपने आप को सुप्रीम करने के लिए क्या करेगी? इस तरह से बुलडोज करेगी कवानीन को, या आप समझते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर पोटेंशियल है कि वो जमातों को इकट्ठा कर ले? नहीं, देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा, बुलडोज तो दो तिहाई अक्सरियत तो बुलडोज हो ही नहीं सकती ना जी। 2/3 अक्सरियत के लिए तो 2/3 पार्लियामेंटेरियंस दोनों हाउसेज में सेपरेटली एक बात पे इत्तेफाक करेंगे तो ही वो पास होगी। दिस इज नॉट सिंपल लेजिस्लेशन जिसमें एक हुकूमत के पास अक्सरियत है तो वो पास कर ले। 2/3 का थ्रेशोल्ड इसलिए एग्जिस्ट करता है। तो बहरहाल अब एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसमें पीटीआई भी शामिल है। आई एम होपफुल कि वहाँ पे एक तफसीली गुफ्तगू होगी इन सब पहलुओं के ऊपर, और जो भी बेहतर सोल्यूशन है आगे निकल सकेगी, और इसी स्पिरिट के अंदर मेरे ख्याल से सब स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मेरे ख्याल बिल्कुल कुछ थोड़े ही मिनट रह गए हैं, तो मैं जल्दी से अली ज़फ़र साहब, ये जो JUIF और पीपल्स पार्टी और ज़ाहिरा कि कल को अगर वो दोनों कहते हैं तो हुकूमत भी ऑन बोर्ड हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाती है, तो फिर आपको क्या फिर तो पार्लियामेंट का फैसला है ना सर, फिर तो सियासी जमातों का फैसला होगा, तब भी आप लोग जो है वो रेजिस्ट करेंगे उसको? देखें, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर JUI अज्यूम करते हैं एक सेकंड के लिए, बहस के लिए, कि वो इकट्ठे हो जाते हैं और किसी पॉइंट पे कंसेंसस हो जाता है सारी इन तीनों जमातों का जो आपने बात की, तब भी 2/3 मेजॉरिटी सेनेट और नेशनल असेंबली में नहीं होती, तो तब भी जो है आपका अमेंडमेंट नहीं हो सकती है आईनी, सिर्फ गुफ्तगू की हद तक ही रह जाएगी। ये मैं पहले भी कह रहा था, कल भी कहा था, आज भी कहा, मैं कहता रहूंगा। आप देखेंगी यही होगा कि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी का कंसेंसस इन पॉइंट्स पे कम से कम नहीं होगा, और पॉइंट्स पे हो गया तो अलग बात है। दूसरी बात यह है कि ये जो पार्लियामेंट है इसमें क्वेश्चन मार्क्स ऑलरेडी हैं। ये जाने यही पार्लियामेंट जो कोशिश कर रहा है आईनी तरमीम की, सवालिया निशान इस पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद धांधली के साथ आने के इल्जामात हैं इस पार्लियामेंट पे। तो ये पार्लियामेंट उतना यूनिक नहीं या उस लेवल का नहीं जिस लेवल का वो पार्लियामेंट था जिसने 1973 की आइन बनाया था या जिसने 18वीं तरमीम की थी। इसलिए ये भी एक सवाल है कि पहले आप ये इशू जो है इलेक्शंस का उसको रिजॉल्व करें, उसके फैसले करें, और फिर जो पार्लियामेंट फाइनल बनता है वो फिर फैसला करे आईनी तरमीम का। ये भी एक क्वेश्चन मार्क फिर आ जाता है इस पार्लियामेंट पे कि क्या वो रिप्रेजेंटेटिव है। और आखिरी बात ये कि क्या ये जो पार्लियामेंट में जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनको, जो PTI के कैंडिडेट्स हैं उनको जबरदस्ती करके तो वोटिंग नहीं कराई जाएगी। अगर ये कराई जाएगी तो फिर दोबारा एक तीसरा सवालिया निशान इस अमेंडमेंट पे हो जाएगा कि ये तो एक धांधली के जरिए ये वोटिंग कराई गई है, करप्शन के जरिए कराई गई है, वायलेंस के जरिए कराई गई है। तो वो भी ये तीनों बड़े क्लैरिटी के साथ आपने बिल्कुल जवाब दिए। बिलाल, आप में ख्याल रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जी, मैं बस ये कह रहा हूँ जी, देखिए ये अच्छा तरीका है, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वाली ज़फ़र साहब की जी, ये लेजिटिमेसी ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। अगर आप लेजिटिमेसी नहीं मानते तो फिर आप मतलब कि देखिए ना, हवेस्ता तो हम भी कह सकते हैं कि जो सेनेटर आज PTI के मौजूद हैं जो 4-5वें साल में, वो RTS डाउन की हुकूमत की बुनियाद के ऊपर सेनेटर बने हुए। देखिए, फिर हम कह देते हैं कि आपके पार्लियामेंट में कोई वजूद को नहीं है, आपको लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं होना चाहिए। बात यह है कि देखिए, अगर आप पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा करें, आपकी एक नंबर ऑफ सीट्स हैं, आप उसकी बुनियाद पर बात करें। मैं इस चीज़ से बिल्कुल इख्तिलाफ करता हूं कि कुछ वकला ने जाके पटिशन दायर किया कि स्टे ऑर्डर दें कि आप पार्लियामान आईनी तरमीम के ऊपर लेजिस्लेशन ना कर सकें। ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। मैं क्विकली, जैसे साहब, ये अभी अमेंडमेंट हुई नहीं और पहले ही कोर्ट में चले गए कुछ वकला, और फिर वहाँ से स्टे भी अक्सर मिल जाता है। इस पर सर क्विकली मैं आपका कुछ सेकेंड्स का जवाब चाहूँगी, आपकी क्या राय है? इसमें देखें जी, ये बात जो अभी बिलाल अज़हर साहब ने भी की है कि अगर ये वाली बात करेंगे तो फिर सेनेट के इलेक्शन पे बात जाएगी और फिर फॉर्म 47 और 45। मेरी वैसे अनबायस्ड, मैं फ़िलहाल तो अभी तक सियासत ज़्यादा नहीं हुआ हूँ रिज़ाइन करने के बाद जी शायद हो जाऊँ, लेकिन फ़िलहाल चूँकि मैं अभी तक अपने आप को इम्पार्शल क्लेम करता हूँ, तो मेरे ख्याल में ये फॉर्म 47 वाला एक सीरियस क्वेश्चन है। मैंने इस पे पिटिशन पे भी काम किया है
और ये एक जो यहाँ पे NGOs हैं, एक इस्लामाबाद जी। की, मुझे अभी उसका नाम भूल रहा फाफिन वगैरह है, ने इस तरह किया, की सर। एविडेंस वो बिल्कुल। सामने लेके आए हैं। ठीक। तो दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर, मेरा बिल्कुल वक्त खत्म हो गया और मैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी और वक्त आपके साथ इस पे बिल्कुल खुल के बात होगी। नाज़रीन, वक्त खत्म हो गया, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।